हमारे देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने में बड़ी सफलता हासिल की है और अब जब जीवन सामान्य हो रहा है तो ऐसे में निकट भविष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कौन से क्षेत्र अहम स्थान रखते हैं? देखिए, अभी भी कोविड महामारी समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अब हम जान गए हैं पिछले 2 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि कोविड की महामारी से कैसे निपटा जाए, तो हमने एक व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयार की है राज्यों के सहयोग से, और उसके तहत अब हम इस पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ सर्विस का हमारा एजेंडा है, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहे। भविष्य के दिनों में हम टीबी और कैटरैक्ट से होने वाली ब्लाइंडनेस, इन 2 मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, उस पर भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से 5 साल पहले टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों को देखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीबी कार्यक्रम को किस प्रकार संचालित किया जा रहा है? देखिए, 2025 तक टीबी को पूरी तरह से देश से हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो आह्वान भी किया है। 2 सालों में टीबी नोटिफिकेशन, यानी ऐसे लोग जो टीबी से ग्रस्त हैं उनको हम नोटिफाई करें, ताकि फिर उन्हें ट्रीटमेंट के तहत, पौष्टिक आहार के तहत, इन सब व्यवस्थाओं के तहत लाया जा सके। तो नोटिफिकेशन एक महत्वपूर्ण बात होती है। नोटिफिकेशन की संख्या औसतन कोविड से पहले 24 से 25 लाख प्रति वर्ष हुआ करती थी। कोविड के दौरान यानी पिछले 2 सालों में इस संख्या में कुछ गिरावट आई, क्योंकि जिन लोगों को ये काम करना था वो या तो वैक्सीनेशन के कार्यों में थे, या सर्विलेंस के कार्यों में थे, या हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च के कार्यों में थे। तो जो हम 24 से 25 लाख नोटिफिकेशन प्रति वर्ष करते थे, ये संख्या घटकर लगभग 20 लाख तक पहुंच गई थी। अब पिछले वर्ष हमने इसको फिर से बढ़ाया है और हम इसे ऑलमोस्ट 23 लाख से कुछ अधिक के स्तर पर ले आए हैं, और इस वर्ष इसे और अधिक बढ़ाएंगे। तो ये तो पहला पहलू है, नोटिफिकेशन। दूसरा पहलू ये है कि आप टेस्टिंग की सुविधा लोगों को आसानी से मुहैया कराएं। इस पर भी बहुत तेज़ी से काम हुआ है। जो भी RT-PCR टेस्ट की सुविधाएं आपने कोविड-19 में देखी, रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, वो सब टीबी में भी काम आते हैं। तो उनका उपयोग अब हम टीबी के डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। समय पर डिटेक्शन हो, समय पर नोटिफिकेशन हो, तभी ये लोग टीबी के अलग अलग प्रकार के जो ड्रग रेजिमेन हैं उनके तहत लाए जा सकेंगे। सर, कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन का प्रावधान लागू करा था। लॉकडाउन के कारण काफ़ी मरीजों को इलाज न मिलने के कारण अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो सरकार की क्या नई पहल है जिससे टीबी के मरीजों तक इलाज पहुंचाया जा सके? देखिए, लॉकडाउन के दौरान भी कुछ नई पहलें हुई, उनको भी समझना जरूरी है। पहली बार हमने अपने देश में टीबी के मरीजों को डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन सुनिश्चित कराई, और इसमें जो हमारी 10,70,000 आशा बहनें हैं पूरे देश में फैली हुई, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये तो हुआ पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी। अब ये जो पिछले 1.5 से 2 वर्ष का अनुभव है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि यदि हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, तो हम डोर स्टेप टेस्टिंग भी उपलब्ध कराएं। उस पर कार्य चल रहा है, वो भी हम करा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग टीबी के ट्रीटमेंट में हैं, वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, उसको बीच में न छोड़ें। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निक्षय योजना के तहत हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था, और हम टीबी के मरीज़ों को नगद भुगतान डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से करते हैं, ताकि वो पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें और उसका
उपयोग कर सकें। तो ये भी लगातार चले, इस पर भी कर रहे हैं। अब इस पूरी चीज़ को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हमने एक निक्षय मित्र योजना का संकल्पना की है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सर बिल्कुल, हमारे श्रोता ज़रूर जो है जो निक्षय मित्र नाम की नई योजना शुरू हुई है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और ये भी क्या आप बताएंगे कि इससे लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? निक्षय मित्र योजना के पीछे ये है कि हमारे समाज में समाज सेवा और समर्पण की भावना है। उसका उपयोग हमें अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के निपटारे के लिए करना चाहिए। सो द होल एम इज लीवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी। तो हम कम्युनिटी का आह्वान कर रहे हैं कि आप में से जो भी निक्षय मित्र बनना चाहें वो आगे आएँ। कौन लोग निक्षय मित्र बन सकते हैं? निक्षय मित्र में MLAs हो सकते हैं, MP हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसमें गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, इसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीज़न हो सकता है। तो ये तो वो लोग हैं जो निक्षय मित्र बन सकते हैं। निक्षय मित्र करेंगे क्या? निक्षय मित्र पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करेंगे, यानी हमारे पास एक सूची होगी कि किस राज्य में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन व्यक्ति, कौन कंपनियां, कौन संस्थाएं हैं जो अपने को निक्षय मित्र के रूप में ऑफ़र कर रही हैं। अब ये जब एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो इनकी क्या जवाबदारी होगी? हमने ये ऑप्शन उस पोर्टल पर दिया है कि कोई भी निक्षय मित्र ये कह सकता है कि मैं कुल इतने टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हूँ। जब वो टीबी पेशेंट के अडॉप्शन करेंगे वो उनके परिवारों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वो अडॉप्ट किस पर्पज़ के लिए करेंगे, किस प्रयोजन के लिए करेंगे, किस उद्देश्य के लिए करेंगे? तो निक्षय मित्र ये कह सकते हैं कि अडॉप्टेड पेशेंट्स के पौष्टिक आहार की जवाबदारी मैं उठाता हूँ, ये एक विकल्प है। वो ये कह सकते हैं कि ये लगातार ड्रग रेजिमेन का पालन करें, ये जवाबदारी मेरी है। तीसरा विकल्प वो ये कह सकते हैं कि मैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जवाबदारी लेता हूँ ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, वो बेहतर हो सके। तो इस तरह के अनेक विकल्प हमने निक्षय मित्र पोर्टल पर दिए हैं और हम आशा करते हैं कि समुदाय के सहयोग से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, आपने हमारे अगले क्वेश्चन का भी जवाब इसी में दे दिया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की। दृष्टिहीनता आज भी एक चुनौती है, जबकि लगभग 2/3 मामलों में इसका इलाज संभव है। दृष्टिहीन लोगों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, ये जो समस्या है ये व्यापक है और ये लंबे समय से चली आ रही है। 1963 में सबसे पहले भारत सरकार ने ब्लाइंडनेस और ट्रेकोमा इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर 1976 में 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलाया गया। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया गया और अभी हाल में 2017 में इस कार्यक्रम को रीस्ट्रक्चर किया हमने, पुनः जो हमारे विगत वर्षों के अनुभव थे उसके आधार पर। अब ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है। तो एक लंबा इतिहास है। 1960 से लेकर आज तक अनेक कार्यक्रम सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए चलाए हैं। सर, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण इलाज मुहैया नहीं हो पाया, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या पहल की है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्या की व्यापकता क्या है। मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी जनसंख्या है, देश की जनसंख्या, उसमें अगर आप 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लें तो उसमें लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो या तो विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस की समस्या से ग्रस्त हैं।
और अगर आप ये देखें कि प्रति वर्ष ऐसे कैटरेक्ट के कितने मामले आते हैं, तो इसका भी एक सर्वे हमने कराया। डॉक्टर आरपी सेंटर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट के मामले देखें तो लगभग 49 लाख ऐसे मामले हैं, और अगर हम ब्लाइंडनेस के देखें तो वो भी लगभग 50 से 53 लाख के बराबरी में हैं। और अगर आप देखें कि प्रति वर्ष नए मामले कितने आ रहे हैं जो कि पुराने मामलों की संख्या में जुड़ रहे हैं, तो वो नंबर भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक कार्य योजना ये बनाई है कि अगर अगले 3 वर्षों में हम प्रति वर्ष 60 लाख से 65 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन करें तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे 3 बरस के बाद कि हम जो बैकलॉग है कैटरेक्ट के मरीज़ों का, उनके सर्जिकल प्रोसीजर करके, ऑपरेशन करके उन्हें दृष्टि वापस दे पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसको एक कैंपेन के रूप में आगे करने की हमारी योजना है। इसी के संदर्भ में सरकार ने एक नई योजना लेके आई है, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान। क्या आप हमें बताएंगे कि इसके क्या विशेष लक्ष्य हैं? ये तो योजना नहीं है, ये एक अभियान के रूप में, ये कैंपेन है। योजना तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1960 से ही लगातार चल रही है। उसके तहत अगले 3 वर्षों में कैटरेक्ट के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए और प्रतिवर्ष जो नए कैटरेक्ट के केस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की संकल्पना की गई। इसके तहत हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक ज़िले में जो जिलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक योजना बनेगी कि उस ज़िले में कुल कितने लोग हैं जो कैटरेक्ट से पीड़ित हैं, उस ज़िले में कुल कितने कैटरेक्ट सर्जन हैं, उस ज़िले में कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो इस तरीके के ऑपरेशंस कर सकती हैं, और उसमें कितना इजाफा करने की ज़रूरत है, उसको टू व्हाट एक्सटेंट वी नीड टू इंक्रीज़ द हेल्थ फैसिलिटी, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्स which would then enable us to address within that district both the backlog of cataract cases as well as the new cases that are coming. तो ये जिला को यूनिट मान के, डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान के एक प्लान किया जा रहा है। इस पर काम शुरू हो गया है और फिर ये कैटरेक्ट ऑपरेशन किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि कैटरेक्ट ऑपरेशन तो मरीज़ आते हैं और उनका ऑपरेशन होता है और अगले दिन उनको छोड़ दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा भार अस्पतालों पर नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अस्पतालों के स्तर पर हमारे ऑपरेशन थिएटर्स कितने उपलब्ध हैं, हमारे ट्रेंड सर्जन्स कितने उपलब्ध हैं जो इस तरह के ऑपरेशन कर सकें, और हम कितनी एफिशिएंटली, कितने इफ़ेक्टिवली स्क्रीनिंग कर पाएँ ताकि हम छांट पाएँ कि कौन लोग हैं जिनको इस तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान का लाभ लेने के लिए वो अपना पंजीकरण कहाँ और कैसे कराएं? देखिए, इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना है। इसमें 2 लेवल, 2 स्तरों पर स्क्रीनिंग की जानी है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन लोग हैं जिनको कि ये सुविधा दी जानी है कैटरेक्ट ऑपरेशन की। तो जो पहले लेवल की स्क्रीनिंग है, पहले स्तर की स्क्रीनिंग, ये या तो आपके घर पर होगी और इसकी पूर्व सूचना आपको मिलेगी जो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ से आपको सूचना मिलेगी। वैकल्पिक तरीका ये है कि ये पहले लेवल की स्क्रीनिंग आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी की जा सकती है। एक बार जब ये स्क्रीनिंग हो जाती है तो इसके बाद कन्फर्मेटरी स्क्रीनिंग होगी। ये कन्फर्मेटरी स्क्रीनिंग एक ऊपर की इकाई के स्तर पर होगी और ये ऊपर की इकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो सकता है। इसकी भी सूचना ग्रामीण इलाकों में विस्तार से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब जब ये दोनों स्तर की स्क्रीनिंग हो गई और ये कंफर्म हो गया कि ये लोग हैं
जिनको कि सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता है, तब उन्हें जिला अस्पताल में बुलाया जाएगा नियत तिथियों पर, उसकी भी पूर्व सूचना मिलेगी और वहाँ उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि आप चाहें तो अपनी आँख का ये ऑपरेशन प्राइवेट डॉक्टर से करा सकते हैं। उनकी जानकारी ये है, उनके नाम, उनके पते, सब निःशुल्क। अगर आप चाहें तो ये एनजीओ के माध्यम से करा सकते हैं, उनके नाम और पते ये हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं जहां आप आए हैं जिला अस्पताल में, यहाँ भी करा सकते हैं। तो ये तीनों विकल्प बेनिफिशियरी के पास है। जब वो विकल्प में से किसी एक का चयन कर लेते हैं, तब उनको तिथि की सूचना कर दी जाएगी और वो उस तिथि को, नियत तिथि को, ऑन द डेजिग्नेटेड डेट वो ऑपरेशन होगा और अगले दिन हम उनको दवा के साथ और गाइडेंस नोट एक देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके साथ, और काले चश्मे जो उनको लगा के रखने हैं उसके साथ वहाँ से विदा करेंगे। और जो हमारी आशा बहनें हैं और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।